प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, सीटेट के लिए हम लोग प्रैक्टिस पेपर कर रहे हैं। इसमें ज्यादातर क्या सभी प्रश्न आपके PYQ से लिए गए हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, लेकिन इन्हें डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से हम लोग डिटेल में स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। पहला पार्ट आप सभी लोगों ने देख लिया है और हम लोग सेकंड पार्ट की तरफ आज बढ़ेंगे। पहले पार्ट में हमने आपके साथ चर्चा किया था ऑनलाइन जो ऑफलाइन पेपर हुआ था 2023 में, उसके बारे में, और उसके बाद हमने चर्चा आपके साथ किया था 2023 की फरवरी में हुए ऑनलाइन पेपर के बारे में। हमने एक पेपर के आने वाले सभी बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके साथ सॉल्व किया था। हम अपनी क्लासेस को शुरुआत करते हैं, लेकिन आपको एक छोटी सी जानकारी यहाँ पे राम दीपावली यानी राम दिवाली, जिसे 22 जनवरी को मनाया जाएगा। प्रत्येक वर्ष 22 जनवरी को राम दिवाली यानी राम के आगमन के दिवस के अवसर पर मनाया जाएगा। तो इसी दिन हम सभी लोग जो हैं यहां से लेकर के नेक्स्ट ईयर तक की सभी क्लासेस स्टडी विद प्रदीप की तरफ से आप सभी लोगों के लिए निःशुल्क हैं। आने वाली कक्षाएं जो आपको सामने देखने को मिलेंगी उसमें यूपी टेट का प्राइमरी और जूनियर का सेशन है। प्राइमरी में भी आपके सभी सब्जेक्ट होंगे और जूनियर के भी सभी सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे। वहीं पे दूसरी क्लासेस जो 22 या 23 जनवरी से स्टार्ट होने वाली बिहार या स्टेट, जिसका जूलॉजी और बॉटनी दोनों की अलग अलग सेपरेट क्लासेस आपको मिलेंगी। यूपी टीजीटी पीजीटी की बायोलॉजी की क्लासेस आपको मिलेंगी सेपरेट, टीजीटी का अलग वीडियो और पीजीटी का अलग आपको मटेरियल मिलेगा। वहीं बिहार पीजीटी की बात करते हैं, बायोलॉजी यानी जूलॉजी और बॉटनी के दोनों के अलग अलग कक्षाएं आपको मिलेंगी। उसके पहले जो हमारे बोर्ड वाले बच्चे हैं, इनका जो बैच में थे उनका कोर्स कंप्लीट हो चुका है। एज ए रिवीजन या क्रैश कोर्स आप कह करके आप मान लीजिए कि 23 तारीख से इन बच्चों का भी बैच आपका स्टार्ट हो जाएगा, जो कि पूरी तरह से निःशुल्क है। यानी सभी कक्षाएं आपके लिए निःशुल्क हैं। तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से हम लोग अपने प्रश्नों को करने वाले हैं। कल के वीडियो में हम लोगों ने 9 प्रश्न को कर लिया था। आज जिस प्रश्न को हमको करना है वह प्रश्न आपका 10वां प्रश्न है और प्रश्न आपके सम्मुख इस प्रकार से कुछ दिखाई पड़ रहा है। अगर आप कल का वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा। और आज के वीडियो में हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। ठीक है, यहां पे मटेरियल आपको इंग्लिश में दिख रहा है, लेकिन हम हिंदी में उसकी मीनिंग को आपको अवश्य बताएंगे। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। कह रहा है यक्स मतलब एक डिजिट दी गई है। एज ए प्लांट एक प्रकार का पौधा है। यक्स एक प्रकार का पौधा है। थोड़ा सा मार्कर को हम पतला कर लें ताकि ज्यादा चीजें लिखी जा सकें। एक सेकंड रुकिए। हाँ, कह रहा है यक्स एक प्रकार का पौधा है जो कि ऑटोट्रॉफ है। ऑटोट्रॉफ मीन्स होता है कि ऐसे पौधे जो अपना भोजन सनलाइट की प्रेजेंस में खुद से बना लेते हैं, यानी फोटोसिंथेटिक रिएक्शन करते हैं। तो ये अपना पौधा भोजन खुद से बना लेता है। एज वेल एज हेट्रोट्रॉप, या तो ये हेट्रोट्रॉप है। हेट्रोट्रॉप क्या होता है? ऐसा पौधा जो है अपना भोजन खुद से नहीं बनाता है, दूसरे पर निर्भर रहता है। ऐसे करने वाले 3 प्राणी होते हैं, होलोजोइक, ठीक है, सेप्रोफाइटिक, और तीसरा जो होता है होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक। होलोजोइक जो होता है ये भोजन को अपनी कैविटी में रखता है। ह्यूमन बीइंग या एनिमल्स जो होते हैं होलोजोइक नेचर के होते हैं। सेप्रोफाइटिक जो डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपने न्यूट्रिएंट को प्राप्त करते हैं उन्हें सेप्रोफाइटिक कहते हैं। पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है जो किसी होस्ट के ऊपर निर्भर रहता है और वहां से ऊर्जा की प्राप्ति करता है। जब पैरासाइट का ग्राफ बनेगा इकोलॉजी में, अगर आप प्राइमरी सेशन में पढ़ेंगे तो वहां पे ईबीएस वाले सिस्टम में आपसे पूछा जाता है कि आप बताइए पैरासाइट क्या होते हैं, परजीवी क्या होते हैं। तो आप कहेंगे परजीवी ऐसे प्राणियों को कहा जाता है जो किसी दूसरे जीवित प्राणी के ऊपर आश्रित होता है और वहीं से फूड और ऊर्जा की प्राप्ति करता है। ऐसे प्राणियों को हम लोग परजीवी कहते हैं। जैसे ढील है, खटमल है, ठीक है, जू है, मछली है, सॉरी माफ करिएगा, मछली नहीं, यहाँ पे जोंक है, ठीक है, ये सभी कैसे हैं? एक आपके मच्छर हैं, ये सभी पैरासाइटिक के रूप में होते हैं। अर्थात पैरासाइट 2 प्रकार के हो जाते हैं। एक हो जाते हैं जो पैरासाइट आपके शरीर के अंदर पाए जाते हैं, और एक पैरासाइट होते हैं जो कहीं बाहर के एनवायरनमेंट में होते हैं, परंतु ऊर्जा प्राप्ति के लिए आपके शरीर के ऊपर निर्भर होने चले आते हैं। जैसे कि मच्छर है, जोंक है, ये बाह्य परजीवी हैं, और जो शरीर के अंदर होते हैं वो इंटरनल परजीवी होते हैं या शरीर पर होते हैं, इंटरनल परजीवी होते हैं। तो कह रहा है पौधा जो है वो क्या है, एन ऑटोट्रॉफ है या हेट्रोट्रॉफ है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट वुड यक्स, यक्स क्या है?
तो यक्ष जो है इसे पिचर प्लांट कहा जाता है। पिचर प्लांट को हम लोग क्या कह सकते हैं, पिचर प्लांट जो होता है ये एक्चुअली में ऑटोट्रॉपिक होता है, ठीक है। ये अपना भोजन खुद से बनाता है, लेकिन इसकी पत्ती में एक प्रकार का मॉडिफिकेशन होता है, जैसे मूंगफली वाला कोन नहीं होता है, उसी तरह की पत्ती कोनिकल हो जाती है। देखिए यहाँ पे डायग्राम लगाए गए हैं, इसी तरह के कोनिकल हो जाती हैं। कोनिकल होने से फायदा क्या होता है, जब एक कोन जैसा स्ट्रक्चर आ जाता है तो उससे फायदा ये होता है कि इंसेक्ट को ये लगता है कि ये कोई फ्लावर है और इंसेक्ट इसी के अंदर चला जाता है। जैसे इसके अंदर जाएगा, यहाँ देखिए एक फ्लेपर जैसा संरचना ना, जैसे मटर के जो पांचवी पंखुड़ी होती है, वह पांचवी पंखुड़ियां नीचे के मटर के पुष्प की ऐसे बैक्जिलरी एक्सटिवेशन होता है, तो उसके पहले दो पंखुड़ियों को ऊपर की दो पंखुड़ियां ढकती हैं, फिर उनको यानी दो दो चार हो गई और पांचवी वाली सबको ढक लेती है। तो जैसे ही इंसेक्ट इसके अंदर जाएगा तैसे ही इसके ढक्कन को क्या करता है, बंद कर देता है, और ढक्कन को बंद करने से क्या होगा, इंसेक्ट अंदर मर जाता है, कीट। इसे इंसेक्टिवोरस प्लांट भी कहा जाता है। इसे पिचर प्लांट कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इंसेक्ट को खाता है। और अच्छा, इंसेक्ट को खाता क्यों है, क्योंकि इसे नाइट्रोजन की मात्रा को फुलफिल करना है। आप भारत की जब मिट्टियों को पढ़ेंगे, आप सोशल का हिस्सा है, आपसे बहुत मतलब है नहीं, भारत की मिट्टियों को पढ़ेंगे तो वहां पे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की मात्रा की कमी पाई जाती, और आप सभी लोग जानते हैं इसे एनपीके कहा जाता है। एनपीके की खाद भी आपकी आती होगी, आप सभी लोग जानते हैं, जिसे हम लोग फर्टिलाइजर कहते हैं। आप बताइए फर्टिलाइजर क्या होता है, इनऑर्गेनिक होता है, और जो मेन्योर होता है वो क्या होता है, ऑर्गेनिक होता है। प्रश्न पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। अगले प्रश्न में बढ़ जाए, बहुत आसान सा प्रश्न था, आसान सी बातें थी, आप समझ गए हैं। वहीं पे आते नंबर 2 पे, अगर देखें तो एल्गी। एल्गी क्या है, ये एक प्रकार का ऑटोट्रॉपिक थैलोफाइटिक पौधा है। थैलोफाइट मीन्स क्या होता है, ऐसे पौधे जिसमें रूट, स्टेम, लीफ नहीं पाए जाए उन्हें थैलोफाइट कहते हैं। कैस्केटा पैरासाइट है, और फंजाई तो आप जानते ही हैं कि हेट्रोट्रॉपिक पौधा होता है। तो सही आंसर आपका क्या होगा, पिचर प्लांट हो गए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, यानी आज के सेशन का दूसरा प्रश्न, और इस पीडीएफ का 11 नंबर का प्रश्न कह रहा है, रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। नीचे स्टेटमेंट दिया गया है, एक कथन दिया गया है, और करेक्ट आंसर आपको बताना है, जो उत्तर आपका यानी जो ऑप्शन उत्तर की दृष्टि से सही है। क्या है, कह रहा है एसर्शन बता रहा है। एसर्शन मतलब कथन, और रीजन मतलब होता है कारण। तो रीजन जो है वो कारण है, एसर्शन जो है कथन है। कथन और कारण का प्रश्न है, उत्तर आपको बताना है। कथन कह रहा है कि पिचर प्लांट ट्रैप्स इंसेक्ट। जो पिचर प्लांट होते हैं वो इंसेक्ट को क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं। इसी से रिलेटेड प्रश्न है, लेकिन दूसरे सेगमेंट में पूछा गया प्रश्न है। फिर कह रहा है पिचर प्लांट डज नॉट हैव क्लोरोफिल। कह रहा है पिचर प्लांट के पास क्लोरोफिल नहीं होता टू प्रिपेयर इट्स फूड। ये गलत बात कही जा रही। देखिए यहाँ पे इसके पास हरी हरी पत्तियां हैं, और हरी पत्तियों में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, और यही क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण का काम करता है। आपसे पूछा जाए क्लोरोफिल में कौन सा आयन होता है, तो आप कहेंगे मैग्नीशियम डाई पॉजिटिव आयन पाए जाते हैं। तो पहला तो सही है, दूसरा गलत है। अब देखते हैं कहां पे, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक, दूसरा कह रहा है यहां पे, देखिए ये ऑप्शन आपका सही होगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए गलत लगा दिया गया, आर फॉल्स नहीं होगा, बल्कि ए ट्रू होगा और आर क्या होगा, नहीं नहीं, हाँ डू नॉट। तो यहां देखिए कह रहा है ए सही है और आर क्या है, गलत है। पिचर प्लांट डू नॉट है, नहीं, इनके पास पाया जाता है। डू नॉट लगा है, लेकिन आप कहेंगे पाया जाता है, तो नॉट का नॉट मतलब गलत हो जाएगा। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए सही है, आर गलत है, ठीक है। हाँ, तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका हो जाएगा कि ए भैया सही है आपका और आर गलत है। ये जो आंसर लगा है इसको छोड़ दीजिए, ए सही है आर गलत है, ठीक है। आंसर लगने में हो सकता है टाइपिंग का मिस्टेक है, तो आपका आंसर सही होगा कि ए सही है आर गलत है, ठीक है। जो पौधे होते हैं वो इंसेक्टिवोरस होते हैं, ठीक। आगे आ जाइए। यहाँ कह रहा है शिखा लुक्ड एट द लोअर सरफेस। अच्छा, शिखा कोई स्टूडेंट है और ए जो है क्या कर रही है, पत्ती की लोअर सरफेस को देख रही है। जैसे ये पत्ती है तो पत्ती की जो निचली सतह होती है उसी को शिखा क्या कर रही, देख रही है, ठीक है। इस पत्ती की निचली सतह देखिए मोड़ करके ही दिखा रहा है कि निचली सतह, जो शिखा नाम की लड़की है ये निचली जो सतह है पत्ती की उससे मोड़ करके देख रही। क्या कर रही है, थ्रू ए माइक्रोस्कोप ले जाकर के माइक्रोस्कोप में देख रही। माइक्रोस्कोप तो यहाँ लगा नहीं हुआ है,
तो ये आपका स्लाइड है, इस पे रख करके माइक्रोस्कोप में देखेगी। ठीक, क्या कर रही है, ऑब्जर्व न्यूमरस स्मॉल ओपनिंग, उसने देखा कि उसमें बहुत से छोटे छोटे ओपनिंग दिखाई पड़े। जैसे देखिए ये छोटे छोटे ओपनिंग उसको दिखाई पड़े, इस तरह का उसको एक डायग्राम देखने को मिलता है। किसको, शिखा को। चूंकि शिखा ने क्या काम किया, पत्ती की ऊपरी, आपने क्लास नाइन्थ में जो बायोलॉजी स्ट्रीम वाले होंगे समझ रहे होंगे, जो क्लास नाइन्थ में आप प्रैक्टिकल बच्चों को कराते हैं क्लास टेंथ में स्टोमेटा को ढूंढने के लिए, तो पत्ती को ऐसे लेते हैं, ये पत्ती की निचली सतह है, इसको ऐसे ऐसे स्क्रैच करते हैं। जब स्क्रैच करते हैं तो एकदम निचली सतह जो, ये तो स्क्रैच करने पे बढ़ रहा है, तो बढ़ना नहीं चाहिए, घटना चाहिए, तो उसकी क्लोरोफिल कटती जाती है, तो नीचे वाली सतह जो दिखती पन्नी जैसी, एकदम पॉलीथीन जैसी सतह दिखती है, उसी को आप क्या करते हैं, माइक्रोस्कोप में ले जा करके देखते हैं, कवर स्लिप पे रख करके, और उस पे माफ करिएगा स्लाइड पे रख करके। तो आपको जब माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो ऐसा एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसे हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा क्या होता है, गैसेस एक्सचेंज करता है, वाटर को एक्सचेंज करने के लिए जिम्मेदार होता है। पत्तियों में कई हजारों स्टोमेटा पाए जाते हैं। तो ये आपका पूरा एक्सपेरिमेंट है, अगर इसको हम जूम करें तो आप पढ़ पाएंगे। देखिए ये पत्ती का जो हिस्सा है ये पेटियोल है, ये लीफ है, ये लीफ की पील है यानी छिलका है, एक ग्लास स्लाइड है, ग्लास स्लाइड के ऊपर एक कवर स्लिप लगाई गई, लीफ के छिलके को यहाँ पे रखा गया है। ये इसके अंदर न्यूक्लियस दिखाई दे रहे हैं सेल के अंदर, और यहाँ पे आपको स्टोमेटा, ओपन स्टोमेटा दिखाई दे रहा है, गार्ड सेल दिखाई दे रहे हैं। स्टोमेटा के अंदर जो लेबलिंग दिखाई दे रही है उसे गार्ड सेल कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट भरा हुआ है आप देख पा रहे हैं, और उसी के साथ साथ एपिडर्मिस भी दिखेगी, चूंकि सेल है तो उसकी एपिडर्मिस तो आपको नॉर्मली बात है कि वो दिखाई पड़ेगी। और इसको कहाँ देखा गया, हाई पावर ऑफ मैग्निफिकेंस लेंस से, यानी आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप से। ये डायग्राम आप देख करके यहाँ पे लगाए हुए हैं। तो सही आंसर क्या है, ये आपका स्टोमेटा। अब वेन क्या होती है, जैसे इस पत्ती को ले लें तो इसमें ये जो छोटी छोटी शाखाएं हैं इसी को वेन कहते हैं। मिडरिप जो सेंटर से गुजर के जाती है उसे मिडरिप कहते हैं। और प्लास्टिड तो आप जानते हैं तीन तरह के होते हैं, कल भी हमने आपसे बताया था, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होता है। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर के होते हैं। और जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो क्या होता है, कलरलेस होता है। अगले ऑप्शन पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, साइंस के बारे में बताना है। एक्चुअली में ये पेडागॉजी का प्रश्न है, तो पेडागॉजी का प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब टू द नेचर ऑफ साइंस, जो साइंस की प्रवृत्ति को बताए। देखिए हम पीडीएफ आपका तैयार कर रहे हैं मैराथन का। इस वर्ष में तो आपकी कोई भी सीटेट की क्लास नहीं चली, लेकिन जो जुलाई का आपका पेपर होगा, आपको मैं भरोसा दिलाऊं कि जुलाई के पेपर में सीटेट की पूरी क्लास आपकी होगी, जिसमें आपकी साइंस के पोर्शन की मैं बात कर रहा हूं। साइंस के पोर्शन का एक भी हिस्सा आपके जुलाई वाले सेगमेंट का नहीं छूटेगा। सब बोर्ड पे क्लासेस होंगी, सारी चीजें आपको बोर्ड के माध्यम से समझाई जाएंगी। वहीं पे यूपीटेट का और यूपीटेट जूनियर, जूनियर की साइंस के लिए तो आप मान चलिए 100 नंबर का जो जूनियर की आपकी वैकेंसी होगी, जो 100 नंबर का पेपर आपका होगा, उसमें हम आपको भरोसा दिलाते हैं 90% तक आपको स्कोर हम करा सकते हैं। लेकिन जो और भी सेगमेंट होते हैं उस सेगमेंट की तैयारी तो चैनल के माध्यम से नहीं हो सकती, लेकिन जो साइंस का पोर्शन वो आपका कवर हो जाएगा, इसलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्राइमरी के सेशन में तो आपके हिंदी इत्यादि रीजनिंग वगैरह, हिंदी रीजनिंग जो ज्योग्राफी का हिस्सा है, सोशल का, ये स्टेट की बात कर रहे हैं तो उसका सबका चलेगा। और बिहार के स्टेट के लिए क्लास आपकी स्टार्ट ही हो जाएगी 23 तारीख से, तो आप सब जान रहे हैं। जूलॉजी वालों की और बॉटनी वालों की क्लास चलेगी। मैं क्षमा चाहता हूं, और कोई सब्जेक्ट की क्लास नहीं चल रही है। जूलॉजी और बॉटनी की क्लास आपकी चैनल के द्वारा चलाई जाएगी, जो कि आपके लिए पूर्णतः निःशुल्क है, आपको एक भी पैसा पे नहीं करना। तो हम लोग बात कर रहे थे साइंस के, तो वहां पे पेडागॉजी फिर से पढ़ेंगे, उसके लिए हम बनाएंगे तो हर एक चीज आपको बताएंगे, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा साइंस की प्रवृत्ति क्या होती है, तो साइंस की प्रवृत्ति क्या होती है, सोशल एंडेवर होती है। सही आंसर आपका यही होने वाला है, सोशल एंडेवर यानी सामाजिक इसका अपना सरोकार होता है। 2023 में जो प्रश्न पहले जनवरी और फरवरी में जो परीक्षा हुई थी वह ऑनलाइन परीक्षा हुई थी, तो अलग अलग डेट में आपकी परीक्षा कराई गई थी। तो 4 फरवरी 2023 को जो पेपर हुए थे, उस पेपर में से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे रखे गए हैं जो बायोलॉजी से पूछे गए थे। चलिए हम पहले एक प्रश्न पे अध्ययन करते हैं, उसके बारे आगे समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है द सेल ऑफ एन ओनियन पील, कह रहा है प्याज के छिलके की एक कोशिका ली गई है,
कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द माइक्रोस्कोप, जिसे हम लोग किस में देख रहे हैं, माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं। प्याज का छिलका क्या होता है, जैसे ये प्याज, अगर आप प्याज काटते हैं, प्याज क्या होता है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है। एक मिनट देखिए, प्याज जो होती है वो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे इसको हम ले लें तो ये एक बल्ब हो गया, ऐसा होता नहीं है, हम बस आपको बता रहे हैं। तो ऐसे इसमें बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे इसके शकल जो है ऐसे जा जा करके जुड़े रहती, ये आपकी प्याज हो गई। इसमें से एक शकल को यानी एक सतह को अलग कर लीजिए। सतह को बड़े ध्यान से पिन से ऐसे अलग करेंगे तो इसमें पन्नी जैसी एक स्ट्रक्चर आपको अलग मिल जाएगी। उस स्ट्रक्चर को ले जाकर के जब माइक्रोस्कोप में आप स्टडी करते हैं, अगर आपको करना है कलरफुल बनाना है तो आप सेफ्रीन का उपयोग कर लीजिए। अगर नहीं कलरफुल बनाना तो ऐसे जनरल भी माइक्रोस्कोप में देखेंगे सेल दिखाई पड़ेंगी, उसको वॉश करके सेफ्रीन डाल करके आप चेक कर सकते हैं। तो कलरफुल आपको एक डायग्राम दिखाई पड़ता है, ठीक है। जो दिखाई पड़ता है उसमें ऐसी स्ट्रक्चर दिखेगी, एकदम माइक्रोस्कोप का ही स्ट्रक्चर लगाया गया है यहाँ पे। तो ऐसी स्ट्रक्चर दिखेगी जिसमें आपके सेल है, न्यूक्लियस है, इत्यादि चीजें आपको दिखाई पड़ रही। अब हमसे जो पूछ रहा वहां आइए, कह रहा द बाउंड्री ऑफ ओनियन सेल इज कॉल्ड ए, जो इसकी बाउंड्री है उसे ए कहा जाता है। जो ये सेल दिखाई पड़ रही हैं इसकी बाउंड्री को हम लोग क्या कहते हैं, ए कहते हैं। विच इज अ कवर्ड विद द अनदर थिक कवरिंग, इसके ऊपर भी एक मोटी सी लेयर और दिखाई पड़ रही है, जिसे देखिए दो दो लेयर की बनी हुई है, तो दो लेयर से बनी हुई है, उसे हम लोग कहते हैं बी। द सेंट्रल डेंस राउंड पार्ट ऑफ द स्कल्ट सेल, जो घना हिस्सा बीच में दिखाई पड़ रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सी कहते हैं। और जो जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, डी कहते हैं। देखिए एक कोशिका, अब इसको छोड़ दीजिए, एक कोशिका होती है, कोशिका की ये झिल्ली है, पादप कोशिका होगी तो इसके ऊपर सेल वॉल होगी, ठीक। इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के कह रहा है ए और सी, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में जो भरा हुआ है डेंस मटेरियल उसे डी कहते हैं, ठीक। तो ये हो गया सेल वॉल, ठीक। ये सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक। यहां देखिए सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, और उसके बाद ये न्यूक्लियस है, ये आपका क्या है, साइटोप्लाज्म है। अब इसी को बताना है, लेकिन पहले उसने सेल किसको पूछा है, पहला जो है बाउंड्री जो ओनियन की उसे कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो पहला ऑप्शन आपका सेल मेम्ब्रेन होना चाहिए। अब ढूंढिए, देखिए सेल मेम्ब्रेन ना तो इसमें है, ना इसमें, ना इसमें, तो एग्जैक्टली आंसर तो आपका यही सही हो जाएगा। फिर देखिए कह रहा सेल मेम्ब्रेन को जो ढकने वाला है उसे सेल वॉल कहते हैं, ये भी बात सही है। जो अंदर सबसे अंदर है उसे न्यूक्लियस कहते हैं, और न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो हिस्सा होता है उसी को क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म को एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था हक्सले। हक्सले ने साइटोप्लाज्म को क्या कहा, साइटोप्लाज्म का फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, यानी जीवन का भौतिक आधार है कौन, साइटोप्लाज्म। तो ये कोशिका है आपकी, पादप कोशिका है, ये आपका ओनियन की सेल है, ओनियन की सेल में सेल वॉल है। तो आप डायग्राम तो देखे ही होंगे अगर एनसीईआरटी पढ़े होंगे तो। आगे बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर आपका 15, आज के सेगमेंट का क्वेश्चन नंबर 5। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज की बात करते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन करेक्ट, अच्छा किसका कॉम्बिनेशन करेक्ट है, ठीक है। यहां पे डिजीज दिया गया है, पैथोजन, पैथोजन किसे कहते हैं, डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाता है, पैथोजन। ऐसे जीव जो रोग उत्पन्न करते हैं उन्हें पैथोजन कहा जाता है। जैसे बैक्टीरिया जो होती है दोनों प्रकार की होती है, हार्मफुल भी होती है और यूजफुल भी होती है। जैसे यूजफुल बैक्टीरिया की बात करें, जैसे लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस क्या काम करता है, दूध को दही में कन्वर्ट करता है, ठीक। अब ये लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है, ये जब हमारे चूंकि दही में है तो दही में रहेगी, दही से कहाँ जाएगी, हमारे स्टमक में, पेट में जब दही खाएंगे वहां जाकर के विटामिन बी 12 का निर्माण करती। आप जानते हैं कि अगर आपको कभी आयरन की कमी हो जाए, यानी साइनोकोबालामिन की कमी हो आपके बॉडी में, तो आपके जब ब्लड में आयरन की कमी होती है तो इस रोग को क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन की कमी, जनरली क्या कह दिया जाता है, हीमोग्लोबिन की कमी। एक्चुअली में कमी किसकी है, आयरन की, ठीक है। तो कहते हैं हीमोग्लोबिन की कमी, और हीमोग्लोबिन की जब कमी होती है तो आपकी बॉडी में आयरन कंटेनिंग कंपोनेंट की कमी, यानी विटामिन बी 12 की कमी है, साइनोकोबालामिन की। जब आप दही खाते हैं या पनीर खाते हैं तो उसमें जो है बैक्टीरिया होती है लैक्टोबैसिलस, जिससे आपको साइनोकोबालामिन यानी आपको आयरन कंटेनिंग कंपोनेंट मिल जाते हैं जो आपके हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होते हैं।
तो पैथोजन, अब इसी को, अब ये बैक्टीरिया जब हमारे शरीर में आया लैक्टोबैसिलस, तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, तो हम इसे हम पैथोजन नहीं कहेंगे। अब इसका नाम क्या होगा, ये हो जाएगा एंटीजन। इसका नाम क्या है, एंटीजन। ठीक, जब कोई हमारे शरीर के बाहरी आता है, विपरीत होता है, तो उसे एंटीजन कह देते हैं। ठीक, कहीं कहीं एंटीजन को ही पैथोजन कहते हैं। नहीं, एंटीजन पैथोजन नहीं हो सकता, एंटीजन दोनों हो सकते हैं, हानिकारक और लाभदायक। अगर ये डिजीज काज करेगा तो इसे हम क्या कहेंगे, पैथोजन। उसके इसीलिए पैथोलॉजी सुने होंगे ना, कि पैथोलॉजी है, अलग अलग लोग अपने अपने नाम से पैथोलॉजी चलाते हैं, या किसी अपने गुरु या अपने किसी चाहने वाले के नाम पे रखते हैं। तो पैथोलॉजी जो होती है, पैथोलॉजी क्या होता है, पैथोजन की स्टडी करने की जो शाखा होती है उसे क्या कहते हैं, पैथोलॉजी स्टडी या पैथोजन। पैथोजन क्या है, डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर पैथोलॉजी भेजता है, भाई जाओ ब्लड टेस्ट करा के आओ, यूरिन टेस्ट करा के आओ, या ये करना वो करना, जो भी चेक सीमेंट टेस्ट करा के आओ, जो भी दिक्कत हो करते हैं। फिर पैथोलॉजी वाला रिपोर्ट बना के देता है, फिर डॉक्टर उसी हिसाब से आपको दवा देता है। तो पैथोलॉजी कहाँ से आया, पैथोजन से। जब पैथोजन की स्टडी करते हैं तो वहां से पैथोलॉजी बनती है। ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब होता है रोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे संचरित होता है, उसी को क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन कहते हैं। देखिए हिंदी में नहीं लिखा गया, लेकिन हम एक एक शब्द की हिंदी आपको बता रहे हैं। हिंदी जरूरी नहीं कि आपको हिंदी में टाइप किया हो, साइंस का गुड पेपर है, तो इंग्लिश में भी होगा तो भी आप समझ जाएंगे, परेशान होने की आवश्यकता नहीं। पहला रोग पोलियो। अब पोलियो हिंदी में भी पोलियो ही लिखेंगे, कॉलरा, हेपेटाइटिस बी, मेसल्स। अब इसका कंपैरिजन करिए। देखिए जो पोलियो है वो किससे होता है, पोलियो माइलेट्स वायरस से होता है, तो पहला तो गलत हो गया। ठीक, पहले किससे, उससे मतलब ही नहीं, आगे जाने की जरूरत नहीं। कॉलरा विब्रियो कॉलेरिस होता है। विब्रियो कॉलेरी क्या है, बैक्टीरिया। आप पढ़े होंगे कोमा सेप की बैक्टीरिया होती विब्रियो कॉलेरी, जो कॉलरा उत्पन्न करती। हालांकि कंटामिनेटेड फूड और वाटर से ही फैलता है, फिर भी ये आंसर आपका गलत है, चूंकि यहां बैक्टीरिया होना चाहिए था और ऊपर वायरस होना चाहिए था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, हाँ आगे देखिए। हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी बैक्टीरिया से नहीं होता है। ठीक, मेसल्स ए वायरस से होता है और एयर के माध्यम से फैलता है, खसरा। तो आपका ओनली डी, मतलब ओनली 4 आपका सही, एक ही सही है, बाकी सबके सब क्या है, गलत है। अब यहाँ पाइए, एक आपके पास टेबल है, इस टेबल को आप ध्यान से पढ़िएगा। ठीक, पीडीएफ है, बहुत बेहतरीन पीडीएफ है, अगर एक बार पढ़ लिए तो इससे कोई गलती आपकी होने वाली नहीं, बस हमको 2-3 चीजें जाननी है। पहले डिजीज का नाम समझते हैं। जैसे देखिए कालरा, कालरा किससे होता है, विब्रियो कॉलेरी से, जो कि बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया क्या करेंगे, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा, कंटामिनेटेड, मतलब दूषित भोजन और पानी से कालरा फैलता है, तो ये आपका सही हो गया। सिम्टम क्या होगा इसमें, तो आपको उल्टी होगी, वाटरी डायरिया, यानी डायरिया हो जाएगा, आप लूज मोशन करेंगे वाटर जैसा। वोमिटिंग, उल्टी होती रहेगी। डिहाइड्रेशन, आपके शरीर में पानी की कमी हो जाएगी, चूंकि ज्यादा वाटर निकल जाएगा। इसके वजह से मसल्स क्रैम्प, आपके मसल्स में मांसपेशियों में दर्द होने लगेगा। वेट लॉस, अगर ज्यादा देर तक रह गया तो आपका वजन भी घटना शुरू हो जाता है। उसके बाद क्योर के लिए आप क्या करेंगे, एंटीबायोटिक्स दवाइयां लेंगे। ओआरएस, ओरल रिहाइड्रेटिंग सोल्यूशन, ये सोल्यूशन होता है, शुगर और साल्ट का सोल्यूशन होता है। ओआरएस आप देखे होंगे मार्केट में बिकता है, कोल्ड ड्रिंक जो मेडिकल हॉल होंगे वो सब बेचते हैं, अलग अलग फ्लेवर का भी आता है। तो ओरल रिहाइड्रेटिंग सोल्यूशन, जब आपके शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाता है तो रिहाइड्रेटिंग सोल्यूशन के लिए ओरल से लेने वाले को ओआरएस कहते हैं। प्रॉपर सैनिटेशन कह रहा है, आपको अच्छे से साफ सफाई रखना चाहिए, और पर्सनल हाइजीन, यानी अपने नेल्स वगैरह काट के रखने चाहिए, ताकि जो है, और पानी को ढक के रखना चाहिए, भोजन को ढक के रखना चाहिए, इत्यादि चीजें आप सब जानते हैं, उसमें कुछ बताने की बहुत आवश्यकता नहीं है। टाइफाइड, ये भी बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। साल्मोनेला टाइफी से फैलता है, कंटामिनेटेड भोजन से फैलता है, यानी दूषित भोजन खाने से फैलता है। इसमें क्या होता है, टाइफाइड में हेडेक, सर दर्द रहता है, फीवर होता है। आफ्टरनून में, दोपहर के समय बुखार होगा। स्लो पल्स रेट, आपकी पल्स रेट स्लो हो जाती है। इरेप्शन स्पॉट आपको, और रेसेस, एब्डोमेन में पेन होगी। डायरिया जैसे सिम्टम भी दिखाई पड़ सकते हैं। एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं, और आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, टेबलेट्स ले सकते हैं, और पानी को बॉयल करके पीना चाहिए। आगे आ जाइए। अगला है आपका ट्यूबरक्लोसिस, खतरनाक बीमारी थी कभी, अब इसका इलाज संभव है, जिसे टीबी कहा जाता है जनरल भाषा में।
तो टीबी तो किससे होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है, यानी बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, जैसे लोग छींकते हैं, खांसते हैं और या जो नाक साफ करते हैं, तो इससे जो ड्रॉप बनते हैं, ये ड्रॉप में ही इसकी बैक्टीरिया होती है, और जब आप किसी के आसपास होते हैं वातावरण में ऐसे लोगों के, तो ये हवा के माध्यम से फैल जाती है। इसीलिए जो स्मोकर्स होते हैं उनको पब्लिक प्लेस पे स्मोकिंग करने से मना किया गया, क्योंकि जब स्मोकिंग करते हैं ना, तो वो छींकते रहते हैं, खांसते रहते हैं, बगल वाले के इन्फेक्शन फैलाते हैं, धुआं निकलता है उनके नेजल चैम्बर से, तो फैलता है, तो इन्फेक्शन फैलता है। तो आप में से जो शरीफ प्राणी ऐसे होंगे जो स्मोकिंग करते होंगे, अगर हो सके तो आप जरूर छोड़ दीजिए, नहीं तो फिर वही पता चला कि आपको मरना तो सबको तय है, लेकिन इसका मतलब थोड़ी ना दारू पी के और गांजा पी के, भांग पी के मर जाएंगे। तो मरना एक दिन वो निश्चित है, लेकिन जानबूझ के मरने की जरूरत नहीं है। टीबी हो जाएगी, मर जाएंगे, अपने भी मरेंगे, परिवार को भी मारेंगे, तो आप जितना जल्दी हो सके उसका त्याग कर दीजिए। चाय पीजिए, चाय भी नुकसान ही करेगी, लेकिन जहां पे धुआं है उसकी तुलना में कम नुकसान करेगी। तो इसमें क्या होगा, जब आपको टीबी होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख की कमी हो जाएगी। दारू नशा लगा है सिगरेट का, तो भूख कहाँ लगेगी। कमजोरी महसूस होगी, टिपिकल फीवर, आपको बुखार बने रहेंगे, रात में पसीना निकलेगा, चेस्ट में पेन बनी रहेगी। भाई चेस्ट में पेन, एक्चुअली पेन तो लंग्स में हो रही है, लेकिन लंग्स कहाँ है? चेस्ट कैविटी में है, तो चेस्ट पेन आपको महसूस होगी। ब्रीथलेसनेस, यानी सांस लेने में आपको तकलीफ होगी। क्यों तकलीफ होगी? क्योंकि जो रिस्पायरेटरी चैम्बर का जो एल्बोली है, वह एल्बोली ही आपका क्या है? ब्लॉकेज है, तो सांस कहाँ से लेंगे? और इसे आप क्या कर सकते हैं, एंटी ट्यूबरक्लोसिस थेरेपी के द्वारा इसकी आप क्या कर सकते हैं, जांच करा के ठीक क्योर हो सकते हैं, ठीक हो सकते हैं। पब्लिक अवेयरनेस, जनता में जागरूकता लानी चाहिए। आप लोगों को समझाइए, आप साइंस स्ट्रीम के हैं, आपने ज़्यादा पढ़ा है, ज़्यादा जाना है। हालांकि आर्ट वालों को भी पढ़ाया जाता है ये सब टॉपिक, लेकिन फिर भी आप ज़्यादा पढ़े हैं, ज़्यादा जाने हैं, तो आपका काम है कि जिसको हो सके उसको कम से कम अपने जीवन में एक दो लोगों को तो कम से कम इस दलदल से बाहर निकालने का आप जरूर प्रयास करिए। ये भी एक जीवन का उद्धार का ही कार्य होता है। अगर बुरा ना कर सको, अच्छा ना कर सको, तो बुरा करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप किसी का छुड़ा नहीं सकते हैं तो किसी को सिखाइए भी मत, जरूरी है, ठीक है। बाकी जो मरना चाहेगा, जो पीना चाहेगा, आप रोक नहीं पाएंगे, वो करेगा ही। तो कहना हमारा धर्म है, सुनना आपका भी धर्म है, और बाकी बात तो ईश्वर के ऊपर है, जिसको जो करना होगा करेगा ही। आगे बढ़ते हैं, डायरिया की बात करते हैं। डायरिया क्या होता है? ये साल्मोनेला सिंजिला नामक एक बैक्टीरिया है, साल्मोनेला सिजिला नामक बैक्टीरिया से फैलता है, बैक्टीरिया से होने वाला है। दूषित भोजन और पानी से, ये जो खुले में पानी रखे जाते हैं दुकानों पे, उससे फैलता है, यानी गंदा पानी अगर आप पीते हैं तो उससे होता है। इससे क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर, आपके शरीर में पानी की कमी हो जाती है, उल्टी होती है, सर दर्द बना रहता है, बुखार रहता है, एब्डोमिनल पेन मतलब पेट में दर्द होता है। इसके लिए पेनिसिलिन आती है, ये दवा आती है एंटीबायोटिक, उसका उपयोग कर सकते हैं। और भोजन को अच्छी तरह से पका करके और पानी को अच्छी तरह से क्या करना चाहिए? साफ पीना चाहिए। सिफिलिस, सिफिलिस एक ऐसा रोग है जो जेनेटिक रोग है, माफ करिए सॉरी, एसटीडी का रोग है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, यानी सेक्स ऑर्गन के थ्रू फैलता है, बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। जो ट्रिप्नोसोमा पैलिडम नामक बैक्टीरिया से यह रोग फैलता है। सेक्सुअल कॉन्टेक्ट होता है, जैसे मान लो किसी मेल को ये बीमारी है, तो ये बीमारी होती पेनिस में है, ठीक है, जिसे आप लिंग कह सकते हैं, पेनिस में होती है, और फीमेल के यूट्रस तक ये फैल सकती है। किससे फैलती है? सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू फैलेगी। ऐसे पेशेंट के साथ उठने बैठने, घूमने टहलने, नाचने गाने, खाने पीने से ये रोग नहीं होगा, लेकिन जब आप सेक्सुअल कांटेक्ट में आएंगे तो यह रोग जो है, जो फीमेल को है तो मेल को हो जाएगा, मेल को होगा तो किसको हो जाएगा? फीमेल को हो जाएगा। यानी ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, जिसके लिए आप प्रोटेक्शन के तौर पे चीजों को उपयोग में ला सकते हैं, ठीक है। बाकी आप जानते हैं। यहां पे आ जाते हैं, क्या हो रहा है? पेनलेस अल्सर के जैसे, मतलब रेडिशनेस आ जाएगा, वहां अल्सर जैसी कंडीशन आ जाएगी। लिम्फ ग्लैंड फूल जाएंगी, ठीक। ग्लैंड आप जॉइंट्स में पैरालिसिस जैसे हार्ट ट्यूबुलर, इतना ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, नॉर्मल कंडीशन में ठीक हो जाता है। इसके लिए अनहाइजीनिक समस्या होते हैं, इन प्रॉपर ऑफ द इनहाइजीनिक सिचुएशन में ऐसा होता है जब साफ सफाई नहीं रखते हैं अपने सेक्सुअल ऑर्गन्स के, तो ऐसी समस्या हो सकती है। देखिए कह रहा है इम्प्रॉपर एंड अनहाइजीनिक, अगर आप साफ सफाई, जैसे वो एक पिक्चर आई थी ना अक्षय कुमार की, पता नहीं आप देखे हैं कि नहीं देखे हैं, अभी देखिएगा, भाई मैं पेपर के बाद समय मिलेगा देखिएगा, पैडमैन। तो पैड का प्रचार करता है, ठीक है, पैडमैन अभी 2021 या 22 में लॉन्च हुई थी।
तो उसमें पैड के बारे में बताया जाता है, जिसमें कहा जाता है कि पीरियड्स के दौरान सुरक्षित रहने के लिए इसका उपयोग करना। तो अनहाइजीनिक सिचुएशन में मतलब अगर आप साफ सफाई नहीं रखेंगे तो ये बैक्टीरिया वहां ग्रो करेंगी और समस्या बढ़ सकती है। और एक कब होगा, सेक्स प्रैक्टिस के दौरान, और ये आपको फैल सकता है, यानी मेल से फीमेल, फीमेल से मेल। गोनोरिया ये भी बैक्टीरिया से ही होने वाली बीमारी है, और नाइजीरिया गोनोराई बैक्टीरिया से होता है। सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू ये भी फैलता है, ठीक है। और किससे, यूज ऑफ द कॉमन टॉयलेट। अब ये समस्या है, ये तो देखिए सेक्सुअल कांटेक्ट पूरी तरह से अगर आप सेक्सुअल कांटेक्ट में होंगे तो फैलेगा, लेकिन अगर यहाँ पे आप एक कॉमन टॉयलेट यूज कर रहे हैं तो भी ये फैलेगा। यानी अगर मेल में है तो ये कॉमन टॉयलेट, यानी ये जो ट्रैकिया, जो आपकी नली है, यूरेट, जिसे आप क्या कहते हैं, यूरेटर कहते हैं, जो आपको यूरिन और स्पर्म को बाहर लेके आती है। फीमेल में जो यूरेथ्रा होता है, मतलब दोनों का जो यूरेथ्रा होता है, जो यूरिन को बाहर लाता है, इस नली में इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो ये नली जो होती है, अगर इसमें इन्फेक्शन है तो टॉयलेट के थ्रू ये बैक्टीरिया कहाँ जाएगा, उस टॉयलेट में जहां पे आप टॉयलेट सिक्रेट करेंगे वहां से इन्फेक्शन फैल सकता है। एंटीबायोटिक्स का उपयोग करना चाहिए और प्रॉपर क्लीन रखना चाहिए अपने टॉयलेट्स इत्यादि को। तो उसके लिए भी आप कौन सा आता है वो, किसका प्रचार आता है टॉयलेट क्लीन करने वाला, वो भी अक्षय कुमार ही शायद प्रचार कर रहे हैं, ठीक है। सारा प्रचार तो अक्षय कुमार कर रहे हैं। तो बहरहाल उससे हमको कोई प्रोडक्ट हम नहीं बेच रहे हैं, हमको आपको बताना था। तो ये कुछ डिजीज बैक्टीरिया से होने वाली वहां पे थी। कभी अगले वीडियो में जब कोई बैक्टीरियल डिजीज आएगी तो उसमें वायरस से होने वाली सभी बीमारियां ले लेंगे, कभी प्रोटोजोआ से होने वाली सभी बीमारियां ले लेंगे, और धीरे धीरे सभी बीमारियां आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। मतलब कंप्लीट होने का अर्थ है इन द सेंस कि वो टॉपिक आपकी एक कंप्लीट हो जाएगी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। अगला प्रश्न आपके सामने है और इसका आंसर उम्मीद करेंगे कि सभी लोग दे लेंगे। आसान सा प्रश्न है कि द डिफिशियंसी ऑफ एक क्लास 5 के लेवल के प्रश्न है कि न्यूट्रिएंट, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, दो तरह के न्यूट्रिएंट हम लोग लेते हैं भोजन में। एक को हम लोग कहते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट और दूसरे को कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक है। मैक्रो न्यूट्रिएंट का मतलब होता है ऐसे न्यूट्रिएंट जिसके जो डेल्टान है, यानी जो वैल्यू है वो ज्यादा होते हैं। जैसे इसमें आ जाता है आपका कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, ठीक है, फैट है, ये तीनों मैक्रो में आते हैं। विटामिन है, मिनरल है और वाटर है, रफेज है, ये माइक्रो में आते हैं। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, छोटे न्यूट्रिएंट्स हैं। इसका काम क्या होता है कि ब्लड क्लॉटिंग करने के लिए जिम्मेदार होता है। कौन है, यहां पर दिया गया विटामिन ए, जिसे रेटिनॉल कहते हैं, ग्रीन वेजिटेबल से मिलता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, आप सब जानते हैं इसको। B12 के बारे में अभी आपको हम बता रहे थे, विटामिन B12 जो होता है इसे साइनोकोबालामिन कहते हैं, और विटामिन B12 हमारे जो हीमोग्लोबिन है उसमें आयरन के लेवल को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है। विटामिन के जो है ये ब्लड का थक्का बनाता है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए जिम्मेदार होगा। विटामिन के, ये कहाँ लग गया, गलत आंसर लगा है। विटामिन के जो है ब्लड क्लॉटिंग के लिए जिम्मेदार होता है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और विटामिन B1 इसे क्या कहते हैं, बेरी बेरी कहते हैं। और विटामिन B1 जो है ये आपके किसके लिए, थायमिन कहा जाता है, और ये किसके लिए जिम्मेदार होते हैं, मसल्स के वीकनेस के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो ये नहीं है, विटामिन के आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंसर दो प्रश्न में गलत लगाया गया है, हमें लगता है टाइपिंग का मिस्टेक है, तो उसको चेक कर लिया जाएगा। बहरहाल हम लोग एक PDF लगा हुआ उसको पढ़ते हैं। हमने आपको सही आंसर बता दिया था वहां पे भी, पिक्चर प्लांट वाले में, और यहाँ पे भी हम आपको बता दे रहे हैं विटामिन के आपका सही आंसर होगा, ठीक है। ये PDF करेक्ट करके ही आपको भेजा जाएगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं। चलिए, जो PDF कहाँ मिलता है, PDF जो लोग हमारे साथ व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं उन्हीं को PDF जाता है। कुछ लोगों का नंबर मिस हो गया, कुछ लोग ऐसे कहेंगे भाई मैं तो आपके साथ जुड़ा हुआ था पहले, मैं PDF मुझे आता था, अब नहीं आता है। भाई आपका PDF जो है जिस मोबाइल में था वो नंबर बंद हो गया, जिसकी वजह से आपका जो नंबर है सेव नहीं है अब। अतः आपको मैसेज कोई ना कोई तो जाता ही रहता है, नहीं तो त्योहार की बधाइयां तो जाती रहती हैं। तो आप इस नंबर से जुड़ करके एक बार व्हाट्सअप कर देंगे तो आपको चीजें जाने लगेंगी। आप वहां पर सीटेट वगैरह लिख करके भेज दीजिए तो आपको जोड़ लेंगे हम ग्रुप में। विटामिन ए, विटामिन कुछ लोग पढ़ते हैं, हम लोग डायरेक्ट पढ़ते हैं सरल भाषा में। विटामिन ए कह रहा है कि लॉस ऑफ विजन, इसे ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। विटामिन B1 थायमिन कहते हैं, इसे वीक मसल्स एंड सेवर वेट ऑफ लॉस, इसे बेरी बेरी रोग कहते हैं। B2 का नाम क्या है, राइबोफ्लेविन है। और ए क्या है, राइबोफ्लेविन है, ये क्या करता है, पुअर डाइट और माउथ सोर्स के लिए जिम्मेदार है।
नियासिन, नियासिन B3 का नाम नियासिन होता है, पेलाग्रा नामक डिजीज हो जाती है। B5 पेंटोथेनिक एसिड को कहते हैं, और इससे कौन सा रोग हो जाता है, पैरास पैरास्थीसिया हो जाता है। विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन कहते हैं, और पायरिडॉक्सिन किसके लिए, एनीमिया, एनीमिया क्या होता है, खून की कमी की बात कर रहा है, लो नंबर ऑफ द लैक ऑफ द रेड ब्लड सेल, ब्लड सेल की संख्या जब कम होती तो उसे एनीमिया कहते हैं, यानी आरबीसी की संख्या कम होती तो एनीमिया कहते हैं। तो पायरिडॉक्सिन भी इसमें मदद करता है, विटामिन B6 भी। B7 बायोटीन कहते हैं, बायोटीन जो है डर्मेटिस यानी स्किन को, जो रेड एंड इसकी स्किन, जैसे आप खुजली करते हैं ना, तो आपकी स्किन पे जो है क्या आ जाते हैं, रैसेस आ जाते हैं, लाल लाल धब्बे आ जाते हैं, छोटे छोटे दाने पड़ने लगते हैं स्किन पे, ठीक है। ऐसा आपको एलर्जी के कारण भी हो सकता है, और कई बार ऐसे भी होता है आपकी त्वचा पे, जैसे मान लीजिए पीठ का हिस्सा है, हाथ का हिस्सा है, तो उसमें छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं, उसे डर्मेटिस कहते हैं, और वहाँ खुजली होती रहती है, लाल लाल चकत्ते आ जाते हैं, ये बायोटिन की कमी से होता है। फोलिक एसिड आप जानते हैं, फोलिक एसिड क्या है, फिर ये आरबीसी वाली बात है, बोन मैरो को मजबूत करेगा जिससे आरबीसी ज्यादा बनेंगी। B12 मैं बार बार बता रहा हूँ, साइनोकोबालामिन, और ये क्या करता है, एबनॉर्मल एब्जॉर्प्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, और जिसकी वजह से परनीसियस एनीमिया हो जाता है। विटामिन सी, विटामिन सी क्या करता है, एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, ये ब्लडिंग गम्स एंड स्वेलिंग जॉइंट्स, ये जो है आपके मसूड़े को कमजोर बनाता है, और क्या करता है, आपके जॉइंट्स को भी कमजोर बनाता है, तो ये विटामिन सी है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल कहा जाता है, इसकी कमी से रैकेट्स हो जाते हैं, यानी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। विटामिन ई टोकोफेरॉल कहते हैं। अभी देखिए बीच में बड़ा तेज प्रचलन चला था टोकोफेरॉल का, स्किन की स्मूथनेस के लिए या स्किन की शाइनिंग के लिए विटामिन ई कुछ लोग खाते हैं, लेकिन आपको बता दें विटामिन ई एक काम और करता है। देखिए आप कह रहा है फास्टर डिप्लीशन ऑफ आरबीसी फ्रॉम द बॉडी, तो ये इसके लिए नुकसानदायक हो सकता है। और दूसरा काम विटामिन ए का ये है कि ये आपके सेक्सुअल हैबिट्स को, यानी जो सेक्स करने की कैपेबिलिटी है उसको भी बढ़ाता है, यानी विटामिन ई से स्पर्म मजबूत होते हैं, ओवा मजबूत होते हैं, तो ये समस्या भी आती है, फर्टिलिटी को बढ़ाता है, तो ये भी समस्या आ सकती है, इसलिए विटामिन ई का ज्यादा सेवन नहीं करना चाहिए। और जो हमारे प्रश्न का आंसर था फिलोक्विनोन यानी विटामिन के, विटामिन के क्या काम करता है, रक्त के थक्के जमाने के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। आगे आ जाते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स हेल्प इन द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, पौधे का वह हिस्सा, जिस पौधे के दो पार्ट होते हैं, एक होता है सेक्सुअल पार्ट यानी रिप्रोडक्टिव पार्ट, और दूसरा होता है वेजिटेटिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट के नाम पे तीन ही हिस्सा आता है, रूट, स्टेम और लीफ। तो बिना कुछ सोचे ही आप रूट स्टेम लीफ ढूंढिए, जहां मिल जाए आपका आंसर सही। फ्लावर सेक्सुअल पार्ट होता है तो पहला ऑप्शन कट जाएगा, ठीक है, फ्लावर सेक्सुअल पार्ट है तो पहला ऑप्शन कट जाएगा। हमें वेजिटेटिव पार्ट ढूंढना, बिना कुछ सोचे, बिना दिमाग की मत लगाइए। पौधे में दो हिस्सा है, एक वेजिटेटिव पार्ट है, एक रिप्रोडक्टिव पार्ट है। वेजिटेटिव पार्ट क्या होता है, जिसमें रूट है, स्टेम है, लीफ है, और जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो फ्लावर, ठीक। पुष्प अगर जनरल वे में बात करें, ये क्या कहते हैं, सोशल में यानी आर्ट के ग्रुप में सोशल में बात करें तो पुष्प के अलग अलग महत्व हैं। पुष्प जो है आपके बहुत से कार्य कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी की सुख में भी काम आते हैं, दुख में भी काम आते हैं, ठीक है, सौंदर्य प्रसाधन के लिए भी उपयोग किए जाते हैं, इत्र बनाए जाते हैं। पुष्प के बहुत से उपयोग हैं, ठीक। आप प्यार भी जता सकते हैं, नफरत भी जता सकते हैं, किसी की शादी है तो भी पुष्प का उपयोग है, किसी की मैयत है तो भी पुष्प का उपयोग है। पुष्प हर जगह उपयोग में आता है, लेकिन ये सामाजिक तौर पे अगर आप एक बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो पुष्प पौधे का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, यानी जनन अंग होता है। और हमसे पूछ रहा है वेजिटेटिव पार्ट, तो भैया जब वेजिटेटिव पार्ट बताना तो फ्लावर हम निकालते जाते हैं, फिर यहाँ आ जाइए फ्लावर निकल जाएगा, बचा कौन, रूट, स्टेम, लीफ। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। और इसी वेजिटेटिव पार्ट का इनका काम अलग अलग। रूट का मुख्य काम होता है पोषक तत्वों को अवशोषित करना और पौधों को देना, जिससे पौधा मजबूती प्रदान करे।
स्टेम का मुख्य काम होता है पोषक तत्वों को पत्ती तक पहुंचाना और पत्ती में बने हुए भोजन को जड़ तक पहुंचाना और लकड़ी का निर्माण करना। लेकिन और जो लीफ होती है इनका काम होता है प्रकाश संश्लेषण करना। परंतु ये सभी अपने काम को छोड़ करके यानी अपने काम के अलावा एक नया काम करते हैं, जनन का भी काम करते हैं, तो अब इनका नाम हो जाता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से, और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का हाँ देखिए एक पीडीएफ लगाया गया है, ये डायग्रामेटिक वाली क्लास है, तो इसमें आप बड़े आराम से डायग्रामेटिक चीजों को देखिए। मैं जूम कर देता हूं ताकि आप पढ़ सकें। देखिए रूट के द्वारा प्रोपेगेशन, स्वीट पोटैटो जिसे आप गंजी कहते हैं, हमारे यहाँ तो गंजी ही कहा जाता है, आप बताइए आपके यहाँ क्या कहा जाता है। हम लोग तो गंजी ही कहते हैं स्वीट पोटैटो को, ठीक है। अवध के बेल्ट में और पूर्वांचल के बेल्ट में इसे क्या कहा जाता है, स्वीट पोटैटो को गंजी। आप बताइए आपके बेल्ट में इसको किस नाम से जाना जाता है स्वीट पोटैटो को, ठीक है। स्वीट पोटैटो जो है या परवल है, इन सब में जो है जो आपका पटर जिसे कहते हैं परवल, इन सब में रूट के द्वारा प्रोपेगेशन होता है, तो ये भी हो गया। जो अदरक है, हल्दी है, आलू है, प्याज है, लहसुन है, ये सभी क्या होते हैं, तने का अलग अलग रूपांतरण। तो इसे कहीं कंद कहते हैं, कहीं प्रकंद कहते हैं, तो अलग अलग हिंदी में उसके अलग अलग नाम हैं। तो आप सीधे सीधे कहिए कि जो है इनके जो राइजोम है, अदरक के राइजोम जो है ये स्टेम का हिस्सा है, स्टेम का मॉडिफिकेशन है। तो ये भी यहाँ पे बड निकल रहे हैं, ये बड जर्मिनेट करके नए पौधे बनाएंगे। ट्यूबर आलू वाला तो सब जानते हैं, आलू वाले में तो बताने की आवश्यकता ही नहीं, चूंकि आलू में आईज पाई जाती हैं, आंख कहते हैं ना, अखुआ गई है, टखुआ गई मतलब हमारे यहाँ भोजपुरी में मतलब अवधी भोजपुरी में तो यही कहते हैं, आपके यहाँ चाहे जो कहते हो, तो उसमें जो आई निकलती है उसी को अखुआना कहते हैं। हमारे यहाँ जर्मिनेटिंग बर्ड कहा जाता है, आई बर्ड इंग्लिश में, और भोजपुरी में तो हमने आपको बता ही दिया। एक पौधा होता है पत्थर चट्टा, नाम सुने हैं पत्थर चट्टा। अगर आप छोटे क्लास में 6, 7, 8 में अगर कभी उसको हर्बेरियम बनाए होंगे तो पत्थर चट्टा बहुत ज्यादा उपयोग में लाया जाता था। पत्थर चट्टा को क्या कहते हैं, ब्रायोफिलम कहते हैं। ये तो देखे नहीं होंगे लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं आपके यहाँ एक चीज जरूर होगा, एलोवेरा। एक 1.25 आंख के हमारे बाबा जी हैं, बाबा रामदेव जो हैं उनके 1.25 आंख है, तो 1.25 आंख के बाबा जी हैं बाबा रामदेव। तो वो कहते हैं कि वो मतलब ऐसे प्राणी है धरती पे जो काम व्यक्ति नहीं करता था उसको करवा डाले। सब लोग कर रहे हैं एलोवेरा लेकर के, मतलब एलोवेरा जो जंगलों में पाया जाता है ना, नीलगाय आती है, हिरण आते हैं ना, सूंघ करके छोड़ देते, खाते नहीं, लेकिन इंसान रगड़ने में लगा हुआ है, गोरा हो जाता है ना इसलिए। तो एक पत्थर चट्टा जो है इसमें पत्ती के द्वारा इसके छोटे छोटे बड बनते हैं, नीचे गिरते हैं, और उसमें इसे आजकल कहा जाता है हिंदी में। अगर इसका हिंदी करेंगे ना तो पत्थर चट्टा नहीं आएगा, अजूबा आएगा, गूगल करेंगे ना तो अजूबा आएगा। तो अजूबा का जो पौधा होता है ये पत्तियों से जर्मिनेशन करता है। तो पत्ती का मुख्य काम पैदा करना नहीं था, पौधा पैदा करना नहीं, पत्ती का मुख्य काम है भोजन बनाना, लेकिन बच्चा पैदा करने में लगा हुआ है, यानी नए नए पौधे का निर्माण कर रहा है। प्याज आप देख ही रहे हैं, इस सीजन में प्याज का सागा जो आप खा रहे हैं ना, एक्चुअली में प्याज का सागा कैसे बनता है, कभी आप प्रोसेस को जानिए। जो किसान होंगे वो लोग तो जान रहे होंगे, जो खाली खरीद के खा रहे हैं उनको नहीं पता है। जो प्याज अंकुरित होने लगती ना, उसका प्याज जब अंकुरित होती है, आप ध्यान से देखे होंगे कभी, मैं आपको जूम करके दिखाऊं, ये जो अंदर का हिस्सा है, एक मिनट इस क्लियर हो जाए, हाँ, ये जो अंदर का हिस्सा ना, यहाँ जब जर्मिनेट होने लगती प्याज, कभी देखिए तो ये अंदर के सल्क जो है इसकी सड़ने लगती हैं। फिर किसान चालाक होता है, इसी तरह से जर्मिनेट हो जाती है। अब इसको ले जाता है मिट्टी के अंदर दफना देता है, दफनाने मतलब प्याज को गाड़ देता है, ठीक है। दफनाना तो मुर्दे को दफनाया जाता है, ये जिंदा है भी, इसमें सांस है, ठीक। इसको गाड़ देता है, गाड़ना सही शब्द नहीं, दफनाना कह सकते हैं, दफना देता है। और जैसे ही इसको मतलब मिट्टी के नीचे दबाता है तो यहाँ से नए नए सल्क निकल आते हैं, नए नए इसमें पत्तियां निकल आती हैं, और उसी प्याज के सागे को आप क्या करते हैं, बहुत चाव से खाते हैं। तो ये आपका किससे बनता है, स्टेम का मॉडिफिकेशन है, और स्टेम की वजह से इसमें नए नए पौधे का। अच्छा कुछ दिन छोड़ दीजिए ना तो उसमें प्याज की गांठ भी, एक बल्ब भी बन के आ जाता है, जो प्याज की गांठ होती है। और उसके बाद आग जेलिस मतलब दूब घास। दूब घास कैसे होती है, ऐसे चलती जाती है, जितने गांठ बनते हैं वहां पे नए नए पत्तियां बन जाती, नई नई शाखाएं बन जाती हैं।
और उसके बाद मिंट, पुदीना सभी लोग देखे होंगे, पुदीना तो लगाए होंगे। बाटल होटल में भी कुछ लोग लगाते हैं, गमले में भी लगाते हैं। पुदीना क्या होता है, पुदीना ऐसे नीचे अंडरग्राउंड वाटर चलता रहता है और ये बड़ा, ये भी स्टेम का मॉडिफिकेशन है, तो ये नए पौधे का निर्माण कर लेता है। आप सब जानते हैं, बस आपको एक बार रिकॉल करने की आवश्यकता है। ठीक है, बड़ा बेहतरीन प्रश्न आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, आज के सेशन का 8वां प्रश्न। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन इसमें सत्य है, रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट ऑफ फिश, मछली के हार्ट के कंपैरिजन में कौन मतलब यहां पे सही है, आपको बताना है। ए फोर चैम्बर हार्ट, देखिए हमसे मछली पूछ रहा है और मछली में 2 चैम्बर हार्ट पाए जाते हैं। ठीक है, तो 4 चैम्बर हार्ट किस में पाया जाता है, एप्स में मतलब पक्षियों में, और किस में पाए जाते हैं, मैमल्स में जितने स्तनधारी होते हैं उसमें, और तीसरा कहां पाया जाता है, क्रोकोडाइल में। तो ये तो भाई गलत हो गया, पहला ऑप्शन ही आपका गलत है। कह रहा है ए 4 चैम्बर हार्ट, फिर वही बात आ जाएगी, गलत हो जाएगा। ए 4 चैम्बर हार्ट फिर गलत हो गया, क्योंकि 4 चैम्बर हार्ट भाई क्रोकोडाइल में है, एप्स यानी सभी पक्षियों में है, और उसके अलावा किस में है, मैमल्स यानी स्तनधारियों में, जो अपने बच्चे को दूध पिलाते हैं, शरीर पे बाल पाया जाता है। स्तनधारियों को पहचानने का लक्षण है इनके शरीर पे, ये उसमें पूछा जाता है, क्या नाम है, ईवीएस में प्रश्न आता है, जो लोग प्राइमरी सेशन का देखेंगे उन जानेंगे कि जिनके शरीर पे बाल हैं, जिनके कान बाहर निकले हो, कान का ईयर पिन्ना जो है, कर्ण पल्लव अगर बाहर निकला हुआ हो, और शरीर पे बाल हो, और बच्चों को पिलाने के लिए मादाओं में दुग्ध ग्रंथियां पाई जाती हों, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, स्तनधारी कहते हैं। तो स्तनधारियों में 4 चैम्बर के हार्ट पाए जाते हैं। तो मछली में क्या होता है, 2 चैम्बर का हार्ट होता है, एक एट्रियम होता है, एक वेंट्रिकल होता है, और इसमें इम्प्योर ब्लड ही बहता है। आपसे कोई प्रश्न पूछ ले भैया किसमें अशुद्ध रक्त पाया जाता है, आप कहेंगे सिर्फ अशुद्ध रक्त बहता है मछलियों में, तो सही आंसर होगा मछलियां। यहां पे सांस लेने के कुछ अंग आपको बताए गए हैं, रिस्पायरेटरी सिस्टम के कुछ अंग हैं। देखिए अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना इत्यादि जितने भी जीव हैं जो यूनिसेक्सुअल हैं, ये बॉडी सरफेस से रिस्पायरेशन करते हैं। हाइड्रा टेपवर्म सेल मेम्ब्रेन से रिस्पायरेशन करते हैं। अर्थवर्म अपनी मॉइस्ट स्किन से, यानी जो भीगी हुई स्किन है उससे करता है। जो लोग हमारे साथ टीजीटी के बैच में इससे पहले जुड़े होते हैं, 2022 में जो वैकेंसी आई जिसका पेपर अभी नहीं हुआ है, हमने उनके लिए बूस्टर डोज चलाया था। हमने ये सब छोटे छोटे पार्ट, ये हमारे ही पीडीएफ है, सब छोटे छोटे पार्ट बना करके हमने उन्हें दिए थे। 1-1 मिनट, 2-2, 3-3 मिनट की सीरीज थी। आप भी जुड़िए टीजीटी उजीटी में, आपको बड़ा लाभ मिलने वाला है। सीटेट वूटेट का बैच चलता नहीं था, अगली बार से हम पूरी प्लान कर रहे हैं, पीडीएफ वगैरह बन रहा है, तो नेक्स्ट ईयर हम चलाएंगे। इस बार समय से चलेगा, मार्च से आपका बैच स्टार्ट हो जाएगा, ताकि सारी चीजें हम लोग बेहतरीन से कर सकें। तो ये चीजें हैं आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका हो गया। फिर कह रहा है कि मछली जो है, मछली और टिल्पा में गिल से होता है। अर्थवर्म और इंसेक्ट में ट्रैकियल सिस्टम पाए जाते हैं, जिसे स्पेरिकल भी कहते हैं, छोटे बच्चों में देखे होंगे। आर्केनिड और स्पाइडर में बुक लंग से होता है। टेडपोल में गिल से होता है, ठीक है। टेडपोल क्या है, लार्वा है मेढक का, उसमें गिल से होता है। रेप्टाइल्स और लिजर्ड में लंग से होते हैं, और एम्फीबिया में माउथ, स्किन और लंग से होता है। मैमल्स में लंग से, और फ्लावरिंग प्लांट में स्टोमेटा और लेंटिसेल से। लेंटिसेल क्या होता है, जल्दी बताइए, लेंटिसेल क्या है, कमेंट करके बताइए। अगर आप पढ़े हैं तो लेंटिसेल के बारे में कमेंट करके बताइए। आगे बढ़ जाते हैं हम 2019 के 2023 का ही एक प्रश्न है, और यह प्रश्न है आपका 3 तारीख का जो प्रश्न आया है 2023 का, उस प्रश्न को हम लोग करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे, कुछ देर के मतलब अगले वीडियो में करेंगे। तो इसी प्रश्न पे हम लोग रोक रहे हैं। इसके आगे के प्रश्न हम 3 तारीख वाला और 2 तारीख वाले प्रश्न को 2 तारीख वाला तो हो गया, 3 तारीख वाला, 2 तारीख है, ऐसे प्रश्न हम पीछे जाते जाएंगे, और सभी डेट के प्रश्नों को हम लोग करते रहेंगे। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।